चलिए, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि सीड जर्मिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट बोलिए, सभी लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए। सीड जर्मिनेशन कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक क्या सिखाया? एपीजियल सीड जर्मिनेशन। एक क्या सिखाया? हाइपोजियल हाइपोजियल। जर्मिनेशन। और एक क्या सिखाया? इन विवो, या इसी को क्या बोलते हैं, इन सितु, या इसी को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, वीवी पेरी। ठीक है। यहाँ पे हाइपोकोटाइल डेवलप करता है, इसलिए प्लांट ऊपर आ जाता है, मतलब कोटाइल कोटिलीडन ऊपर आ जाता है सॉइल सरफेस के, इसलिए क्या कहला है, एपीजियल जर्मिनेशन। यहाँ ग्रोथ कौन कर रहा है? एपिकोटाइल, इसलिए कोटिलीडन ऊपर नहीं आ पाता है, कोटिलीडन मिट्टी मिट्टी के सॉइल सरफेस के नीचे ही रह जाता है, इसलिए क्या कहला रहा है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। और इसको इन विवो या इन सितु क्यों बोले? यहाँ प्लांट के पास बड़ा भयंकर समस्या है, मिट्टी में नीचे ऑक्सीजन है नहीं, अगर वो सीड नीचे गिर भी जाएगा तो जर्मिनेट कर नहीं पाएगा, इसलिए सीड पहले वहीं जर्मिनेट कर लेता है जहां बना है सीड, फ्रूट के अंदर ही, प्लांट के बॉडी के ऊपर ही, और उसके बाद नीचे गिरता है। यानी कि सीड जर्मिनेशन के बाद छोटा छोटा प्लांट सीडलिंग्स नीचे गिरता है, फिर वो ग्रो करता है। तो ऐसे रूट जो दलदल या मरीन वाले इलाके में ग्रो करते हैं, वो रूट का थोड़ा सा ब्रांच ऊपर मिट्टी के ऊपर आ जाता है, फिर सांस लेने के लिए, है ना, याद करो मॉर्फोलॉजी में पढ़ाए थे क्लास 11th में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल राइजोफोरा है। तो यहाँ पर इस राइजोफोरा प्लांट में सीड जनरेशन उसी प्लांट बॉडी पर ही हो गया जहां फ्रूट बना है, इसलिए कहला है इन विवो या इन सीतु, जहां सीड बना वहीं उसका जर्मिनेशन हो गया, इन सीतु जर्मिनेशन। और इस घटना को क्या बोलते हैं? विविपेरी। तो आशा करते हैं कि आपको तीनों टाइप का सीड जर्मिनेशन समझ में आ गया है, और मैंने फोटो से भी समझा दिया। ये फोटो किसका है? एपीजियल जर्मिनेशन का, जो कि यहाँ सीड मतलब कोटिलीडन मिट्टी के सरफेस के ऊपर आ गया। उसका वजह क्या है? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल ज्यादा ग्रो कर गया, एपिकोटाइल कम ग्रो कर गया। इसका उदाहरण खास करके बीन का तो याद रखना ही, बीन का ही फोटो दिया है क्लास 11th की एनसीईआरटी में। तो खैर बीन तो इंपॉर्टेंट ही हो गया, क्योंकि उसी का फोटो दे रखा है, तो बीन तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, बीन डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी इसके साथ कैप्सिला, कॉमन एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और केस्टर की चर्चा पूरे प्लांट प्लांट रिप्रोडक्शन में काफी ज्यादा हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या था? हाइपोजियल। आप गौर से देखो यहाँ, हाइपोकोटाइल बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया है, और हाइपोकोटाइल क्या हुआ, कुछ ही समय बाद रेडिकल से क्या बन गया? प्राइमरी रूट। हाइपोकोटाइल तो फिर दिखा भी नहीं, हाइपोकोटाइल छोटा ही रह गया, और एपिकोटाइल डेवलप हो के क्या बना दिया, पूरा का पूरा शूट सिस्टम बना दिया। तो देखो कॉटिलीडन हमेशा मिट्टी के सॉइल सरफेस के नीचे ही है, कॉटिलीडन रिमेन्स अंडरग्राउंड, इसलिए इसको क्या बोला? हाइपोजियल जर्मिनेशन। प्लिम्यूल्स आ रहा है मिट्टी के सरफेस के ऊपर, कॉटिलीडन नहीं आ रहा है, तो कॉटिलीडन मिट्टी के सरफेस के नीचे ही रह गया, इसलिए इसको क्या बोला? हाइपोजियल जर्मिनेशन। और लास्ट क्या था आपका? इन सितु। अब देखो यहाँ पे गौर से कि क्या हो रहा है, फ्रूट वगैरह प्लांट बॉडी पर जहां बना वहीं पर सीड जर्मिनेशन हो रहा है, क्योंकि ये मार्सी इलाका है, और मार्सी इलाका में आपको पता है कि ऑक्सीजन की काफी कमी होती है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की काफी भयंकर कमी होती है, इसी वजह से यहाँ पर सीड जहां बना वहीं पे जर्मिनेशन हो जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों टाइप का जो सीड जर्मिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर। इसका फेमस उदाहरण राइजोपोरा है, आप बस राइजोपोरा नो यूज सर। कर तो काम हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये दोनों एग्जाम्पल ना भी याद रहे, सोनी रेटिया, तो सोनी रेसिया और एविसीनिया नहीं भी याद रहे तो चलेगा, राइजोपोरा याद रखना है। ठीक है। हाँ जी, ज्ञान पासवान क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए, और इसका मतलब एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, राइजोपोरा प्लांट के अंदर इन विवो जर्मिनेशन होता है, यानी कि यहाँ एम्ब्रियो कोई रेस्टिंग फेज में नहीं जाता है, डोरमेंसी फेज में नहीं जाता है कि नहीं? क्योंकि बना और तुरंत जर्मिनेशन हो जाता है फ्रूट के अंदर ही, जर्मिनेशन अकर्स इनसाइड द फ्रूट, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्टिंग फेज एम्ब्रियो में नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रहा है? क्योंकि बनते ही सीड क्या हो जाता है, तुरंत जर्मिनेट हो जाता है, यहाँ पे डोरमेंसी वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला है। अब हम आपसे ये बात करने वाले हैं
कि आखिर सीड जर्मिनेशन को कौन कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं, यानी कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर की आवश्यकता है। तो उसमें 5 फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो पहला फैक्टर है वो है वाटर, उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो क्या है, ऑक्सीजन, फिर क्या है, टेम्परेचर, फिर क्या है, फूड और न्यूट्रिशन, और फिर क्या है, लाइट। एक एक करके मैं यहाँ सभी फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा और आप समझेंगे ध्यान से। पहला फैक्टर क्या है आपका, मॉइस्चर। मैंने कहा था, ज्ञान पासवान आप बताएंगे, जब सीड डोरमेंसी स्टेज में था तो कितना परसेंट वाटर था सीड में? 10%। आवाज नहीं आई, जोर से बोलना। 10%। 10 से 15%। 10 से 15, वही सर। ठीक है। इतने वाटर में सेल मरी नहीं थी, सेल सीड की प्लूम्यूल जी सर। रेडिकल मरा नहीं था, लेकिन इनएक्टिव हो गया था, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया था। माइक्रोपाइलर एरिया है ही सीड में, उस माइक्रोपाइलर एरिया से पानी अंदर आएगा। माइक्रोपाइलर एरिया से भी आता है और सीड कोट से भी आता है। सीड कोट भी थोड़ा बहुत पानी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ज्यादातर पानी माइक्रोपाइलर एरिया से अंदर आएगा। जब सीड आप स्टोर करते हैं तो ऐसे इलाके में स्टोर करते हैं जहां पर पानी कम हो। आप सीड बैंक जाना, जहां सीड स्टोर होता है, वहां पर ऐसा इलाका जहां होता है जहां मॉइस्चर कम हो, 10 से 15% रहे, ताकि सीड डोरमेंसी स्टेज में ही रहे, क्योंकि आप सीड को स्टोर कर रहे हैं, सीड स्टोर कर रहे हैं। और वहां पर इतना भी ज्यादा एयर नहीं दे देते, इतना भी ज्यादा हवा नहीं दे देते कि सीड जर्मिनेट हो जाए, हवा से बचा के रखते हैं उसको, कम एयर जाए, थोड़ा बहुत एयर जाए, ऑक्सीजन। लाइट नहीं पहुंचने देते हैं, टेम्परेचर कम रखते हैं, ठंडा रखते हैं, ताकि सीड जर्मिनेशन ना हो पाए, है ना, बहुत कम रखते हैं। तो और सीड और मिंजरी के दौरान जो उसको फूड चाहिए वो तो कॉटिलीडन से ले ही लेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन। लेकिन जैसे ही आपने मॉइस्चर दिया, वाटर दिया, तो बताओ ये वाटर या मॉइस्चर कहाँ से एंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एरिया से। इसलिए देखना, किसान जब सॉइल बोते हैं, सॉइल लगाते हैं धरती में, मिट्टी में, तब पानी की बुराई करते हैं, मतलब पानी की छिड़काव करते हैं, ताकि सीड जर्मिनेशन शुरू हो सके। जैसे ही पानी आएगा अंदर, तो पानी का परसेंटेज, जैसे ही, सुना ध्यान से, पानी का परसेंटेज जैसे ही 75 से 85% हो जाएगा, कितना बोला मैंने, 75 से 85% या उससे ज्यादा हो जाएगा, तो सेल के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ने से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, सारा सेलुलर एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। अब सेल डिवीजन कर सकता है, सेल इलोंगेशन कर सकता है, सेल ग्रोथ कर सकता है। तो जैसे ही पानी 10 से 15% से बढ़ के 75 से 85% हो जाएगा, तो इट इज द फेवरेबल सिचुएशन फॉर सीड जर्मिनेशन। और सीड जर्मिनेशन के लिए मेन फैक्टर तो वाटर ही है, मॉइस्चर ही है मेन फैक्टर, क्योंकि वाटर इज द मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन। क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स याद करो, शुभम दत्ता, ज्योति मालतो, सुमन, याद करो, ललिता। यस सर। वाटर इज द यूनिवर्सल मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म के लिए जो यूनिवर्सल मीडियम है वो वाटर है। तो जैसे ही वाटर 70 से 85% के आसपास हुआ, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी और सेल का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ऑक्सीजन, O2। अब O2 की कहानी बताते हैं, क्योंकि आप सबने क्लास 11 पढ़ा है मेरे से, तो ठीक ठाक नॉलेज होगा, बाकी जो नहीं पढ़े उनके लिए भी बता दें। O2 क्या करता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इस धरती पर एरोबिक है, खास करके एडवांस ऑर्गेनिज्म एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। एरोबिक का मतलब जो फूड के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। और आपको पता है कि फूड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड कुछ भी हो सकता है, फूड का ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है लास्ट स्टेप में, याद करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लास्ट स्टेप में, कुछ याद आ रहा है, O2 यूज होता है। और O2 का यूज होने के बाद जब फूड कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से एटीपी बना लेते हैं। इस एटीपी को बहुत सारे काम में यूटिलाइज किया जा सकता है सेल के द्वारा। यहां पर सीड का सेल, जो प्लूम्यूल और रेडिकल का सेल है, इस O2 के पर्याप्त मात्रा की वजह से वो इस कॉटिलीडन का ब्रेकडाउन करेगा, या तो कॉटिलीडन का ब्रेकडाउन कर देगा, या तो एंडोस्पर्म का ब्रेकडाउन कर देगा अगर बचा हुआ है तो, और अगर बाई चांस पेरिस्पर्म न्यूक्लियस बचा है तो उसका भी ब्रेकडाउन कर देगा। फूड रिजर्व तो पहले से रखा हुआ है, तो इस फूड का ब्रेकडाउन करेगा। इस O2 की मात्रा की वजह से ज्यादा फूड का ब्रेकडाउन होगा,
तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ज्यादा एटीपी बनेगा, और इस एटीपी से सेल पहले ग्रो करेगा, सेल ग्रोथ होगा, उसके बाद सेल इलोंगेट करेगा, जैसे ही ग्रो करेगा तो सेल इलोंगेशन होगा, जैसे ही सेल ग्रो करेगा इलोंगेट करेगा तो तुरंत सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेल डिवीजन होगा तो प्लीम्यूल से शूट सिस्टम और रेडिकल से रूट सिस्टम आना शुरू हो जाएगा, यानी कि सीड से सीडलिंग आना शुरू हो जाएगा। सीडलिंग बोलते हैं छोटे छोटे पौधे को। तो बता इसके लिए O2 कितना जरूरी है? पर्याप्त मात्रा में O2 होना चाहिए। तो अगर पर्याप्त मात्रा में O2 है तो इस पर्याप्त मात्रा में O2 होने की वजह से फूड का जो फूड कौन है यहाँ पे, स्टोर्ड फूड, कोटिलिडन, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, ये सबका ब्रेकडाउन फास्ट हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा, और सेल ग्रोथ, इलोंगेशन और डिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पर ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है तो इस पे भी सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, इस पे भी सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। और अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा है तो इस पे भी सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। यानी कि टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 45 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 5 डिग्री से ज्यादा और 45 डिग्री से कम है तो इसी को बोलते हैं हम बीच का रेंज बोलते हैं। इसी रेंज में यहाँ पर जर्मिनेशन हो पाएगा, और वो इसीलिए क्योंकि आप सबको मैंने क्लास 11th में पढ़ाया है कि लो टेम्परेचर पर इंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर आपको याद हो कि ये जो इंजाइम है ये इसका बाइंडिंग साइट है जहां सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ये जो सबस्ट्रेट है लो टेम्परेचर पे सबस्ट्रेट इंजाइम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इंजाइम इनएक्टिव रहेगा लो टेम्परेचर पर, क्योंकि सबस्ट्रेट को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगा लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर इंजाइम इनएक्टिव होते हैं, टेम्पररी इनएक्टिव। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दोगे, 45 डिग्री से ज्यादा कर दोगे, तो ये इंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जनरेट हो इंजाइम जाएगा। ही ब्रेक हो जाएगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो सीड जर्मिनेशन 0 से 5 डिग्री में भी नहीं हो सकता है, 45 से अधिक डिग्री सेल्सियस में भी नहीं हो सकता है, उसके बीच का रेंज होगा, तो वही टेम्परेचर सुटेबल होगा सीड जर्मिनेशन के लिए। फिर आता है फूड और न्यूट्रिशन। आपको पहले से पता है क्या फूड और न्यूट्रिशन का नाम पे कोटिलिडन है, एंडोस्पर्म है, और पेरिस्पर्म भी कुछ सीड में मौजूद होता है, याद करो न्यूक्लियस बचा हुआ। अब आता है लाइट। लाइट सीड जर्मिनेशन में बहुत कम चाहिए होता है, बहुत थोड़ा सा लाइट चाहिए होता है, बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है सीड जर्मिनेशन के लिए। थोड़ा सा सनलाइट आएगा सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। लाइट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन एंड मॉइस्चर या वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन। ये 5 फैक्टर हैं जो सीड जर्मिनेशन के लिए जरूरी हैं। जल्दी बताइए कि आप सभी बच्चे को ये 5 फैक्टर समझ आ गया? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। चलिए एक एक करके सारा फैक्टर देख लीजिए। पहला फैक्टर क्या है? वाटर। वाटर क्या बोला मैंने? वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अभी बताया वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर। और यहाँ पर ये वाटर जो है नॉर्मली जो डोरमेंसी स्टेज में होती है वो 10 से 15% होती है, लेकिन सीड जर्मिनेशन के लिए 75 से 90 डिग्री चाहिए। ये याद रख लेना, ये पूरे डाटा बुक में ही लिखा होता है। 75 से 90% चाहिए, तभी जाके सेल के अंदर सारे लाइफ प्रोसेस एक्टिवेट हो पाएंगे, मेटाबॉलिज्म शुरू हो पाएगा। सीड जर्मिनेशन जब होगा तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा और सीड का साइज बढ़ेगा। जर्मिनेशन से पहले पहले सीड फूलेगा। याद करो जब आप सीड को मिट्टी में डालते हैं या पानी में डालते हैं, सीड पहले फूलता है पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से। और पानी कहां से घुसेगा? तो पानी सीड कोट के थ्रू भी घुसेगा और माइक्रोपाइलर एरिया के थ्रू भी घुसेगा। और मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर मेनली जो वाटर घुसेगा वो किसके थ्रू घुसेगा? माइक्रोपाइलर एरिया के जरिए घुसेगा। अगला जो फैक्टर था, अगला फैक्टर क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन क्यों चाहिए? फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए। और इसीलिए तो आप याद करना, जब आप किसानों को देखेंगे, किसान जब खेत में बुआई करते हैं तो किसान सॉइल सरफेस में सीड को बहुत ज्यादा अंदर नहीं डालते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। और खेतों में बुआई से पहले खुदाई होती है, खेत को पूरा जोतते हैं ताकि मिट्टी में ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, हवा मिक्स हो जाए, माइक्रोपाइलर एरिया से ऑक्सीजन अंदर जा पाए। इसलिए मिट्टी में 5 से 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई में सीड नहीं लगाते, क्योंकि लगाने से फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन प्रोसेस करना है जिससे एनर्जी मिलेगा।
फिर आया टेम्परेचर की बात, तो मैंने कहा कि 0 से 5 डिग्री में भी जर्मिनेशन नहीं होगा, 45 डिग्री से ज्यादा पे भी जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि 0 से 5 डिग्री पे टेम्परेचर पे इंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, सॉरी इनएक्टिव हो जाएंगे, और 45 से ज्यादा डिग्री पे क्या हो जाएंगे, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो फेवरेबल टेम्परेचर क्या है, 20 से 25 डिग्री फेवरेबल है। इसमें इंजाइम ना तो डीनेचर होगा, और इसमें इंजाइम ना तो मतलब इनएक्टिव रहेगा। तो बताओ, अगर आप कल को कोई आपसे पूछ दे कि इस 0 से 5 डिग्री पे जर्मिनेशन क्यों नहीं हो सकता, बताओ, इस टेम्परेचर पर इंजाइम इनएक्टिव रहता है, यस और नो? इंजाइम यस सर। इनएक्टिव होता है, कम टेम्परेचर है ना, तो सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाएगा, इंजाइम कैसा रहेगा बताओ, इनएक्टिव रहेगा। और अगर आपने टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा कर दिया, तो बताओ 45 से ज्यादा डिग्री पे क्या समस्या होगी, ज्ञान पासवान? 45 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या मर समस्या जाएगा होगी? सर। इंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, इंजाइम गल जाएगा, तो गल फिर जाएगा। फिर भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या ही यस चलेगा सर। मेटाबॉलिज्म। तो अधिक टेम्परेचर भी नहीं चाहिए और कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, कम टेम्परेचर पे नहीं एंजाइम चाहिए। इनएक्टिव, और ज्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाता है, एंजाइम ब्रेक हो जाता है। तो तो सर फेवरेबल इसमें टेम्परेचर यहाँ फोर्टी पे फाइव सबसे डिग्री से बढ़िया कम क्या है? चाहिए ना? हाँ बोलिए फिर से। 45 डिग्री से कम चाहिए ना? हाँ 45 डिग्री से कम चाहिए, और सुटेबल क्या है, मतलब 45 से ज्यादा नहीं चाहिए, यानी उससे कम चाहिए, और 5 डिग्री से ज्यादा चाहिए। तो सुटेबल टेम्परेचर वास्तव में क्या है, 20 से 25 डिग्री, जो ओके। फेवरेबल रेंज है, इसे बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर यही है, ठीक है। सारा खेल एंजाइम का है। और आखिरी में मैंने कहा कि फूड कौन देगा, कोटिलिडन एंडोस्पर्म है, अगर पेरिस्पर्म होगा तो वो भी दे देगा, है ना। प्लीम्यूल से बन जाएगा शूट सिस्टम, और रेडिकल से बन जाएगा रूट सिस्टम। और लाइट, थोड़ा सा ही लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा लाइट आएगा, उसके बाद जर्मिनेशन हो जाएगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बाद लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा क्या था आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। अगर ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल होंगे तो सीड जर्मिनेशन बढ़िया होगा, अच्छे से होगा, और अगर फेवरेबल नहीं होंगे तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। बोलिए सीड के बारे में यहां तक आपको सारा इंफॉर्मेशन क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी यस क्लियर? सर। यस चलिए, सर। हाँ सर क्लियर क्लियर है है। तो आगे बढ़ा जाए। और अब आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ सवालों का जवाब। पहले मैं ये सवाल मिटा देता हूं, ताकि मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे उत्तर दे पाओ। कैसे मिटाऊं मैं इसको, ऐसे मिटा दूंगा? अरे अरे, चलिए अपना अपना उत्तर तैयार रखिए। ये एनसीईआरटी का दिया हुआ सवाल है, थ्योरी के बीच में घुसाया हुआ ये सवाल है, आपको उत्तर देना है, आपको अपना अपना उत्तर देना है। ये 3 सवाल है। पहला सवाल, देखिए पहला सवाल आइए। पहला सवाल ये, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रायो सैक? बताइए तो सभी लोग अपना अपना उत्तर। ज्ञान आप बताओ तो। वन। सर वन। एम्ब्रायो वन। सैक वन में एक एक ही प्रेजेंट इन। एग सेल था, याद करो, एक वो एग एपरेटस, यस उसमें एक ही सेल था। तो इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वन। वन एग सेल इज प्रेजेंट इन एन एम्ब्रायो सैक। अगला सवाल है, सर। हाउ मेनी एम्ब्रायो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल? एक ओव्यूल में कितना एम्ब्रायो सैक होता है, ज्ञान आप बताओ। सर एक ही होता है सर। एक ही होता है। डिटेल में पढ़ाए थे स्ट्रक्चर, याद करो कि एक यस सर। ओव्यूल से एक ही वो एम्ब्रायो सैक बनता है, उसी को फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। ललिता आप बताएंगे। अगला सवाल है एनसीईआरटी में, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओविडी? एक ओविडी में ओव्यूल कितना होता है ललिता? सर एक भी होता है, फिर एक से ज्यादा भी हो एक सकता से भी हो है। सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये बात मैं बहुत शुरू में पढ़ा चुका था, जब मैं आपको गायनेसियम का टाइप बता रहा था, याद करो आप। गायनेसियम के टाइप्स के वक्त ही बता दिया था। तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। और यही एग्जाम्पल तब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, ये एग्जाम्पल पहले ही आपको बताया जा चुका है, मोनो ओव्यूलेट ओवरी और मल्टी ओव्यूलेट ओवरी। इधर देख लो, इधर सिंगल सीडेड है, वीट, राइस, मेज, बार्ले, मैंगो, सोरगम।
इधर देख लो, ये सब मल्टी ओविलेट है। पी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, टोमेटो, ब्रिंजल, ऑर्किड, ऑर्किड है मल्टी ओविलेट, पपाया, ये सब मल्टी ओविलेट है। तो ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। अगला सवाल एनसीईआरटी में ही दे रखा है और आपको इसका अपना सॉल्यूशन खुद सोच समझ कर बताना है। चलिए बताइए तो, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर? सुमन दत्ता बताएगी। सुमन, एक ओवरी में फ्लावर यस कितने हो सर। सकते हैं? एक टिपिकल फ्लावर में मतलब एक फ्लावर में ओवरी कितने हो सकते हैं? सर वन मोर देन वन। फिर से बोलना। सर वन और मोर देन वन। हाँ, वन भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। और अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ गायनेशियम, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि गायनेशियम में अगर एगो कार्पेल है तो ओवरी भी तो एक ही गुना होगा। अगर एगो कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी गायनेशियम, और अगर एक से अधिक कार्पेल है तो पॉलीकार्पेलरी गायनेशियम। एक कार्पेल है तो ओवरी भी एक होगा, एक से अधिक कार्पेल है तो ओवरी भी एक से अधिक होगा। मैंगो, कोकोनट, फेबेसी फैमिली के सारे में एक गायनेशियम ही होता है एक फ्लावर में। तो ये सब किसका उदाहरण है? ये सब मोनोकार्पेलरी का उदाहरण है। एक ओवरी में मतलब एक फ्लावर में एक ही ओवरी है, मोनोकार्पेलरी गायनेशियम। लेकिन आपको याद करो कि यहाँ पर एक से अधिक होता है। तो कुल मिलाकर समझो कि इसका आंसर ये है कि एक फ्लावर में एक ओवरी भी हो सकता है और एक से अधिक ओवरी भी हो सकता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल एनसीईआरटी का। और अगला सवाल का मुझे जल्दी से आप अपना उत्तर बताइए कि अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, अगला सवाल क्या है? अगला, अरे यार, ठीक है तो दिख ही गया। चलो आप खुद ही बताओ, सिंपल लॉजिक लगा कर बताओ कि पूछ रहा है कि एक ट्री में कितने फ्लावर हो सकते हैं, जल्दी बताओ तो। एनीबॉडी? तो 0, 1 to infinite। यस। तो एक फ्लावर में कितने भी मतलब एक ट्री पर कितने भी फ्लावर हो सकते हैं, नंबर कुछ फिक्स नहीं है। ये प्लांट के साइज, प्लांट के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो नंबर फिक्स नहीं है। एनसीईआरटी का सवाल है कि हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री? इसका सिंपल जवाब क्या है? नंबर फिक्स नहीं है। आशा करते हैं कि आप यहां तक सब कुछ समझ चुके हैं। सीड के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया जा चुका है। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप बताइए। नो सर। सर नो सर, नो डाउट। सर ये जो क्वेश्चन सारा अभी आप करवाएं वो एग्जाम में भी इसी टाइप से आएगा ना? हाँ हाँ, इसी टाइप से आता है एग्जाम में, और इसी टाइप से उत्तर भी देना है आपको। हालांकि जैक बोर्ड में तो काफी इजी सवाल आता है, और आप सबका किस्मत अच्छा है कि आप लोग जैक बोर्ड लेके पढ़ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड रहता है ना, तब आपको पता चलता है कि क्या होता है एग्जाम। सर मेरा सीबीएसई है। हाँ ललिता, आपका सीबीएसई है, यस। आप तो सीएमएसई में है, तो आपका सीबीएसई है, यस। बाकी सब तो यहाँ जैक बोर्ड वाले हैं, ये सब तो ऐसे फ्री में नंबर लूट लेंगे। ठीक है, लेकिन नीट में तो फिर आपका हाल खराब हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप अभी से पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो सीड के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ खत्म कर दिया, और अब वक्त आ गया है चैप्टर को क्लोज करने का। आखिरी टॉपिक आ रहा है आपका पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस। वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ मैं न्यूमेरिकल सेशन लेने वाला हूँ, और ये न्यूमेरिकल सेशन यहाँ पे बहुत जोरदार रहेगा। अगर आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को बना लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप चैप्टर समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हमारा अगला टॉपिक है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, मैं उसको कंक्लूड करने जा रहा हूं, और उसको कंक्लूड करने के बाद उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल दूंगा। पहले आप उसको ट्राई सर करेंगे। आपका वीडियो वो रुक गया। क्या रुक गया? हाँ जी, क्या रुक गया?
शुभम? सर कुछ नहीं, सर रुको। ठीक है सर। ठीक है, सर ठीक है सर। ठीक है। तो आपका वीडियो पॉज हो गया और आवाज भी कट रहा है। बाकी लोगों को दिख रहा है। हाँ, तो शायद मेरा ही नेटवर्क इशू हो रहा है, रुकिए देख। अब हम आगे बताने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है,